So today I'm not discussing the answers. We will be taking the session for the answers also. But as I told you that after 2 months of the test series, the tests will get progressively tougher. So from next week it will be a bit difficult questions. Don't take them as difficult questions. Okay, थोड़ा सा उनका लेवल थोड़ा सा improve होगा, थोड़ा सा मार्किंग थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाएगी, एंड आई विल बी लुकिंग इनटू सम स्पेसिफिक्स जो मुझे चाहिए होंगे आपके आंसर्स। ठीक है, एंड विद द इवैल्यूएशन यू विल गेट टू नो कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, या क्या क्या चीजें होती हैं जो आंसर राइटिंग में हमने अब तक क्या क्या देखा है। बेसिकली इंट्रोडक्शन देखा, इसके अलावा फिर बॉडी पार्ट और कंक्लूजन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो कुछ कुछ डायरेक्टिव्स जो यूपीएससी देती है, देयर आर फ्यू डायरेक्टिव्स ना, डायरेक्टिव्स लाइक एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन, डिस्कस, कमेंट, देयर आर फ्यू डायरेक्टिव्स। So we will discuss कि अगर and there is any question starting with examine, discuss, define, describe, तो उसका क्या मतलब होता है, how to approach those answers। क्योंकि उन चीजों से क्या है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हाफ मार्क अगर ऊपर नीचे होता है तो डेफिनेटली इट इम्पैक्ट। ठीक है, एंड नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी स्टार्टिंग मार्किंग लाइक इन 0.25 मार्क्स। ठीक है, अभी तक मैं 0.5 मार्क्स पे मार्क कर रहा हूँ, लाइक 5.55, नाउ यू मे गेट 5.25, 4.75। ठीक है, यूपीएससी नहीं देता ऐसे मार्क्स। ठीक है, बट मतलब जहाँ पे 0.25 आपको कम मिलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ और इसमें इंप्रूव हो सकते हैं। ठीक है, सो मार्किंग भी थोड़ी सी प्रोग्रेसिवली थोड़ी सी टफ होगी, क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा इंप्रूव होएगा। आई होप यू पीपल आर रेडी फॉर इट नाउ। 2 महीने में आप लोगों ने अच्छे आंसर्स लिखे हैं, डेफिनेटली आई एम प्राउड ऑफ यू पीपल कि एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्या हम आज करेंगे, क्या डायरेक्टिव्स हैं एंड व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दीज डायरेक्टिव्स, और कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट वेरियस डायरेक्टिव्स, तो कुछ डायरेक्टिव्स है, डिफाइन है, डिस्क्राइब है, इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, एक्सप्लेन और एलाबोरेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, सॉरी। एन्यूमरेट, एनलिस्ट और इलस्ट्रेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, सिमिलरली डिस्कस और एसेस में थोड़ा फर्क आता है। एग्जामिन और क्रिटिकली एग्जामिन, एनालाइज और क्रिटिकली एनालाइज, इवैल्यूएट और जस्टिफाई। दीज आर इंटररिलेटेड, दो जो है ये इंटररिलेटेड है, और इन्हीं में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, हम उसी को देखेंगे विद फ्यू एग्जांपल्स। ठीक है, फर्स्ट जो है डिफाइन और डिस्क्राइब में क्या डिफरेंस है, दीज आर द इजीएस्ट वन। ठीक है, तो लाइक एग्जांपल है डिफाइन करप्शन, डिस्क्राइब करप्शन, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय करप्शन। ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिफाइन, यू नीड टू हैव सम स्पेसिफिक डेफिनेशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपने वर्ड्स में करप्शन को समझा दो। ठीक है, व्हेन दे आर आस्किंग अबाउट डिस्क्राइब और व्हाट डू यू मीन बाय करप्शन, उसका मतलब क्या होता है कि यू नीड टू डिस्क्राइब इट, मतलब आपको अपने वर्ड्स में आप डिस्क्राइब कर सकते हो। व्हेन इट कम्स डिफाइन, व्हेन दे आस्क अबाउट डिफाइन करप्शन, तो आपको स्पेसिफिक डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। व्हेन दे आस्क डिस्क्राइब या व्हाट डू यू मीन, तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट उसके साथ आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा लिटिल। डिफाइन में सिंपल वन लाइन डेफिनेशन वुड बी सफिशिएंट। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो डिफाइन करप्शन, उसके आगे एक पार्ट और होगा उसमें, इसमें भी डिस्क्राइब करप्शन के आगे एक पार्ट और जुड़ा होगा। ठीक है, तो डिस्क्राइब करप्शन में या व्हाट डू यू मीन बाय करप्शन, आपको थोड़ा सा उसको समझाना है सामने वाले को। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय करप्शन है, डिस्क्राइब करप्शन में आपने कैसे चेक करना है कि सामने वाले को नहीं पता और मुझे उसे समझाना है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग। जब डिफाइन आएगा तो इसका मतलब कि सामने वाले को डेफिनेशन पता और मेरे को उसको एग्जैक्ट या एक अच्छी डेफिनेशन उसको देनी। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो बीच में कोई भी इश्यू आए ना तो जस्ट यू कैन रेज योर हैंड्स। ठीक है, और यू कैन मैसेज और उसका फिर हम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज एलैबोरेट और एक्सप्लेन। ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में। देखिए, जब बात आती है एक्सप्लेन की, ठीक है, तो एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है कि आपको उसके बारे में थोड़ा सा, मतलब एक्सप्लेन और इलैबोरेट में क्या फर्क है। इलैबोरेट में यू नीड टू गो डीप।
ठीक है। एक्सप्लेन में आपको उसके बारे में समझाना है, ठीक है। तो अगेन जब एक्सप्लेन की बात आती है, इसका मतलब क्या है, एग्जामिनर को नहीं पता कुछ भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कोई भी चीज कुछ भी एक्सप्लेन, कोई भी एक फिनोमेना, तो आप मेरे को ऐसे समझाओगे बिल्कुल स्टार्ट से, ठीक है। तो उसमें क्या इजी लैंग्वेज, मतलब कि आपको थोड़ा सा मतलब बेसिक्स ही रखना है, डीप में नहीं जाना, दैट इज व्हाट इट मींस। इलैबोरेट में क्या है, आपको थोड़ा सा डीप जाना है, ठीक है। तो अगर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो कि मतलब इजी लैंग्वेज में नहीं है, या समझाने के लिए नहीं है, ये आपने उसका विस्तार से वर्णन करना है, यू हैव टू इलैबोरेट इट इन अ बिग डिटेल। तो यहाँ पे डिटेल थोड़ी ज्यादा होंगी, यहाँ पे जो डिटेल है वो थोड़ी कम होंगी, और थोड़ा मतलब किसी को समझाने के लिए आप जब बात करते हो तो बड़े इजी वे में समझाना है, और इलैबोरेट में जब आता है तो आपने उसको क्या बढ़ाना है, मतलब उसको पूरा डिस्क्राइब करना है प्रॉपरली, ठीक है, इन द फॉर्म जो कि थोड़ा सा मतलब कि डीप होगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट राइट? कोई प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक अभी कोई ऐसा इश्यू आया है, लेकिन अगर कुछ है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलैबोरेट एंड एक्सप्लेन। इलैबोरेट मतलब ज्यादा, ठीक है, या आदित्य? Sir, in the previous slide, you have talked about discuss and define. या नो नो, While डिस्क्राइब एंड, answering, सॉरी, डिस्क्राइब एंड डिफाइन, नॉट डिस्कस। describe and define. While discussing both the term, you have mentioned that we have to answer specific definition of define. Can we put some extra line on the define? या यू Add कैन some पुट, extra. यू नीड टू, यू कैन पुट एग्जांपल तो आपको देना ही है, बट डिफाइन में आप पुट कर सकते हो, बट यू हैव द चॉइस कि आप ना करें, ठीक है। दैट एक्स्ट्रा लाइन वुड नॉट ऐड ऑन टू योर मार्क्स और समथिंग, ठीक है। डिस्क्राइब में यू डोंट हैव द चॉइस, यू हैव टू मतलब उसको थोड़ा सा अच्छे से समझाना है, राइट? समझ रहे हैं ना? डिफाइन करप्शन में Yes, आपको sir. अगर एक सेंटेंस और एक एग्जांपल लिख दिया, दैट्स सफिशिएंट, ठीक है। डिस्क्राइब करप्शन में आप एक सेंटेंस में उसको वो नहीं कर सकते, आपको उसके बारे में थोड़ा दो कर सेंटेंस में उसको थोड़ा सा हल्का सा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। And sir, in the specific definition, the definition should be should be like coming from any report No, no, or no, no, mention. no, I got your point. It doesn't have to be from some report or something. आपको मतलब WHO डिफाइंस या मतलब ये अपना विजिलेंस कमीशन डिफाइंस करप्शन, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफाइंस करप्शन, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर कोई भी ये एंटी करप्शन एक्ट वगैरह या एंटी करप्शन एजेंसीज की डेफिनेशन नहीं है। एक डेफिनेशन आप समझते हैं ना, करप्शन आप मेरे को अगर बताएंगे, डिस्क्राइब करप्शन में अगर कहूंगा तो आप क्या कहोगे? उसमें ब्राइबरी इज अ करप्शन, ठीक है, समझा सकते हो मेरे को, है ना। कोई गया, उसने पैसे मांगे, कुछ ने अपने काम ढंग से नहीं किया, तो वो करप्शन, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू डिस्क्राइब इट। बट व्हेन यू डिफाइन इट, तो आपको एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में, एक फ्लो में बताना पड़ेगा, जिस लाइन का, सेंटेंस का एक प्रॉपर सेंस बनता हो। समझ रहे हो? So it Yes, hasn't, sir. it need not to be from some specific agency, but it has to be specific। का मतलब देखिए, किसी भी चीज को आप मतलब कि साइंस तो है नहीं, ठीक है, कि मैं आपसे जूल की डेफिनेशन पूछूं और आप एक बहुत ही प्रॉपर डेफिनेशन दो मुझे, ठीक है, नहीं। इट डेफिनेशन का मतलब यू गॉट माय पॉइंट, कि इट शुड बी इन अ प्रॉपरली फ्रेम्ड सेंटेंस, ठीक है। जबकि डिस्क्रिप्शन में क्या, आप उसको सेंटेंस को मतलब कि थोड़ा सा इस वे में लिख सकते हो जैसे आप किसी को समझा रहे हो, rather than कि आप उसको डिफाइन कर, ठीक है। समझ गए? डिफाइन का, Yes, डिफाइन sir. जब भी आएगा तो आपको ये देखना है कि एक अच्छी लैंग्वेज में वो लिखना, प्रॉपर, सामने वाले को समझ में आता नहीं आता कोई मतलब नहीं, ठीक है। डिस्क्राइब में क्या होगा, सामने वाले को समझाना, एक लेमैन को जैसे समझाना है वैसे समझाना, ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट, दैट इज एनलिस्ट एंड इलस्ट्रेट। सो एनलिस्ट हो या एनुमरेट हो, इसका एनलिस्ट का मतलब क्या, लिस्ट बनाना, ठीक है, टू मेक अ लिस्ट, डायरेक्ट है। सो व्हेन यू एनलिस्ट, तो उसमें आपने क्या करना है, जैसे एनलिस्ट और एन्यूमरेट द फीचर्स ऑफ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स इन द कास्ट टोपोग्राफी। तो इसमें आपने क्या करना है, डिपोजिशनल जो भी लैंडफॉर्म्स होती है, जैसे वो कैल्साइट पिलर हो गया, स्टेलगेसाइट हो गया, स्टेलगेमाइट हो गया, स्टेलगेटाइट और स्टेलगेमाइट, और सॉरी, स्टेलगेसाइट, स्टेलगेटाइट और केव पिलर, कैल्साइट पिलर, ठीक है। इन तीनों को आपने लिखना है और उसके बारे में एक एक दो दो सेंटेंस, ठीक है, मैक्सिमम। एनलिस्ट इज दिस,
व्हेन यू आर आस्क्ड टू इलस्ट्रेट, ठीक है, तो आपने इलस्ट्रेट में क्या उसको प्रॉपर डिफाइन करना है, उसका डायग्राम बनाना है, अगर डायग्राम एग्जिस्ट करता है, नहीं तो उसको प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ उसको समझाना है। सॉरी, तो दिस देयर इज अ डिफरेंस। एनालिस्ट का मतलब तो लिस्ट कर दो, ठीक है, उसके सॉरी थोड़ा सा, एनालिस्ट में क्या सिंपल एनालिस्ट कर दिया आपने। एक सेकंड, सॉरी, एनालिस्ट में तो क्या आपने उसकी लिस्ट बना दी, जैसे 3 लैंडफॉर्म्स है और उनके बारे में एक एक दो सेंटेंस, ठीक है। इलस्ट्रेट में आपको उसका डायग्राम बनाना कंपल्सरी, अगर डायग्राम एग्जिस्ट करता है उसके एग्जांपल्स, और उसको थोड़ा सा इलैबोरेट, थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में उसको लिखना, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालिस्ट एंड इलस्ट्रेट। सेम क्वेश्चन है, मैं सेम क्वेश्चन ही लिए हैं दोनों उसके लिए, ताकि आपको कंपेयर करके बता सकूं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट इज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट। ठीक है, सो डिफरेंशिएट एंड कॉन्ट्रास्ट इज सेम थिंग्स, कंपेयर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। कंपेयर इंडियन फेडरलिज्म विद कैनेडियन फेडरलिज्म, ठीक है, तो इसमें क्या आपको दोनों चीज लिखनी है, उसकी सिमिलैरिटीज भी और उसके डिफरेंसेस भी, ठीक है। तो इंडियन और कैनेडियन फेडरलिज्म में जो भी सिमिलैरिटीज हैं वो भी आप लिख सकते हो, वो भी नहीं, वो भी लिखनी है, और जो भी डिफरेंसेस है वो भी आप लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज, या तो क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएट, ठीक है, या फिर क्वेश्चन आएगा ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इंडियन एंड कैनेडियन फेडरलिज्म, ठीक है। सो अगर इसकी बात करें, ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इंडियन एंड कैनेडियन फेडरलिज्म, तो यहाँ पे आपको क्या इनके बीच के डिफरेंसेस को इलैबोरेट करना, सिर्फ डिफरेंशिएट आएगा तो आप टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है, चलेगा। बट जब कॉन्ट्रास्ट आएगा लिखने को, तो आप सिर्फ टेबुलर फॉर्म में करेंगे तो नहीं चलेगा, आपको क्या उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करना, डिफरेंसेस को इलैबोरेट करना पड़ेगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। कंपेयर आएगा तो आपको दोनों चीजें लिखनी पड़ेगी, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नोट कीजिए, लिखना आपने, और ये क्वेश्चन मेरे को कल मॉर्निंग पे भेजना आपने। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट है, सबके पास पेन वगैरह लेके बैठे होंगे ना, आई गेस। यस सर। सो या राइट दिस क्वेश्चन, नोट डाउन द क्वेश्चन, अगर नहीं है तो मैं उस पे ग्रुप पे भी डाल दूंगा, ठीक है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, what are the features that western secularism can learn from Indian secularism? जो भी ये रिकॉर्डेड वीडियो भी देख रहे हैं, ट्राई टू राइट दिस, ठीक है, और जो भी लिखेंगे उसको आप मेरी ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। ओपन क्वेश्चन है, सबके लिए है, जो तो इस ये क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, what uh, what are the features that Western secularism can learn from Indian secularism? What it Vaishnavi? अगर मतलब कुछ इश्यू आता है तो इसका मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, और उस पर, ठीक है। तो ये आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, आपको पता चल गया कंपेयर एंड कंट्रास्ट का मतलब क्या है, ठीक है। मूविंग ऑन, डिस्कस, और ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, एस एस, ए डबल एस सी, डिस्कस एंड एसेस। असेसमेंट का मतलब समझते हैं आप लोग, ठीक है। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, उसको उसके इम्पैक्ट को इवैल्यूएट करना,
या फिर अब जैसे होता है ना कॉलेज में भी असेसमेंट्स होती है, इंटरनल असेसमेंट्स होती हैं, तो एग्जामिनर एक पेपर ले एग्जामिनेशन के थ्रू आपकी असेसमेंट होती है, तो आप कितने पानी में हो, ठीक है, दैट इज बीइंग असेस्ड, है ना। प्रोग्रेस कोई हाँ बिल्कुल वैष्णवी, असेसमेंट का मतलब होता है आप कितने पानी में हो। कॉलेज में तो ये बोलते हैं ना, नॉर्मली यही वर्ड्स यूज होते हैं, ओके वो आ रहे हैं, इंटरनल्स आ रहे हैं, तो पता चल जाएगा आप कितने पानी में, दैट मीन्स योर असेसमेंट, आपने कितना अब तक सीखा उसको असेस करना, ठीक है। इसी तरह हम किसी पॉलिसी को भी असेस कर सकते हैं, है ना। तो जब भी किसी पॉलिसी को असेस करते हैं तो उसके इम्पैक्ट्स को असेस करते हैं, ओके। तो मतलब एमजी नरेगा को असेस करो, असेस द इम्पैक्ट्स ऑफ एमजी नरेगा या असेस द एमजी नरेगा, सिंपल, ठीक है। तो उसमें क्या आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं, वेरी सिंपल, है ना। एसेस का मतलब डायरेक्ट है, उसके आपने कमियां लिखनी है और उसकी वो लिखनी है, और आप इसमें अपना वर्डिक्ट नहीं देंगे, ठीक है। होता है ना, अगर मतलब कि स्कूल लेवल पे अलग बात होती है, लेकिन कॉलेजेस में क्या आपका 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम है, ठीक है, टीचर ने पेपर चेक किया, 8 मार्क्स दे दिए, 15 मार्क्स दे दिए, 19 मार्क्स दे दिए, व्हाटएवर, ठीक है, लेकिन उसके बाद एक कमेंट नहीं करते कि आपका अच्छा था बुरा था, ठीक है। तो इसी तरह अगर असेस करना अपने एमजी नरेगा को, तो उसके प्रोस लिखने, कॉन्स लिखने, लेकिन उसके ऊपर वर्डिक्ट नहीं देना कि एमजी नरेगा एक बुरी पॉलिसी है या एक अच्छी पॉलिसी है, ठीक है। कंक्लूड जरूर कर सकते हो आप, ठीक है, विद वे फॉरवर्ड। हाँ जी वैष्णवी बोलिए। हेलो हाँ वैष्णवी बोलिए। सर, इसका मतलब ये है कि जैसे एमजी नरेगा के जो टारगेट्स हैं, तो हम उसको कितना, मतलब जो टारगेट्स थे वो तो ठीक है, लेकिन रियलिटी में कितना अचीव किया वो हम बताएंगे इसमें। नहीं नहीं, एमजी नरेगा एज अ पॉलिसी को एसेस करना, ठीक है। मैंने एमजी नरेगा को एसेस करने के लिए बोला, मैंने एमजी नरेगा के हाँ उस अचीवमेंट्स को एसेस करने के लिए, है ना, दैट इज थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ रहे हैं ना। इफ आई एम आस्किंग सर, जैसे एज अ पॉलिसी कैसे एसेस होगी? मतलब इस पॉलिसी है एमजी नरेगा, ठीक है, आपको पता है उसमें क्या करते हैं, 100 डेज का वर्क देते हैं, ठीक है। तो इसका अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है कि 100 डेज बहुत कम है ना, समझ रहे हैं। वेजेस है, आप लिख सकते हो वेजेस बहुत कम है, ठीक है। दूसरी चीज है एमजी नरेगा एज अ पॉलिसी है, इसमें क्या है कि जो है कि अनस्किल्ड लेबर्स का काम ज्यादा होता है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती, तो उसके कॉन्स में लिख सकते हो। तो मैं उसके उसकी असेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि इससे कितने लोगों को रोजगार मिला या इसका जो वो था उसको असेस करने की बात नहीं कर रहा हूँ। असेस हमने जो करना है एज अ एज अ हाँ पॉलिसी। एज अ पॉलिसी, एमजी नरेगा जो एक्ट है उसके अंदर जो फीचर्स ऑफ द एक्ट है, ठीक है, उसको असेस करना है, ठीक है। तो मतलब उस फीचर्स में क्या कमियां हैं, उन फीचर्स में क्या अच्छी बात है, ये लिखेंगे, और अपना वर्डिक्ट नहीं देंगे कि एमजी नरेगा अच्छी है बुरी पॉलिसी है, जब एसेस की बात है, ठीक है। अगर क्रिटिकली एनालाइज, हम आगे देखेंगे उसको, एनालाइज या क्रिटिकल एनालाइज में भी नहीं लिखेंगे, बट अगर क्रिटिकली एनालाइज आता तो ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कस discuss various provisions under solid waste management rules 2016। तो आई गेस वैष्णवी ने भी एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से एक दिन, जब डिस्कस में क्या करना होता है सर, या कमेंट में क्या करना होता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, डिस्कस में क्या होगा, जो भी इसके प्रोविजंस हैं वो लिखने आपको, ठीक है। तो आपको इन्यूमरेट, और फिर से यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है डिस्कस में, इन्यूमरेट में आप क्या करेंगे, सीधा लिख देंगे उसको, ठीक है। डिस्कस जब करेंगे तो उस पर्टिकुलर एक पॉइंट के बारे में आप थोड़ा सा लिखेंगे कि हाँ ये पॉइंट है और इससे ये बेनिफिट होगा या इसमें ये कमी है, ठीक है। फिर से यहाँ पे भी आप वही करोगे, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स भी डिस्कस करने आपने, ठीक है, इसके पॉलिसी की। तो यहाँ पे एसेस द इम्पैक्ट ऑफ सॉलिड, तो किसी भी चीज के इम्पैक्ट के ऊपर काम करेंगे तो ठीक है, और किसी पॉलिसी के पर्टिकुलर किसी सेक्शन पे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में फॉर एग्जांपल एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी अगर है या रीपरचेज है, ठीक है, वो जो होता है प्लास्टिक वगैरह जो है वो रीपरचेज और वो है रिस्पांसिबिलिटी है प्रोड्यूसर की, ठीक है, प्रोक्योरमेंट रिस्पांसिबिलिटी वगैरह है, तो हम उसको लिखेंगे हाँ ये अच्छा है या वो है।
So this is the difference between discuss and assess. ठीक है? तो डिस्कस में क्या आपको पॉलिसी के पॉइंट को भी डिस्कस करना है, ठीक है। एसेस में क्या पॉलिसी के पॉइंट को डिस्कस नहीं करना, सीधे उसके प्रोज एंड कॉन्स लिखने। आप जब आप पॉलिसी के प्रोज एंड कॉन्स लिखोगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई पॉइंट तो डिस्कस करोगे, लेकिन उस पॉइंट का पे ऊपर मेजर एम्फेसिस नहीं होगा। यहाँ पे उस पॉइंट पे मेजर एम्फेसिस होगा, उसके प्रोविजन के ऊपर मेजर एम्फेसिस होगा। तो इन चीजों में क्या हल्का हल्का डिफरेंस है, और ये जो हल्का हल्का डिफरेंस है ना, आपको आधा आधा मार्क्स एक्स्ट्रा पक्का दिलवा सकता है। एसेस करना आपने डिस्कस कर दिया, ठीक है, चलेगा, लेकिन आधा मार्क्स काट लिया। हाँ, कौन कौन है भाई, हैंड रेज किया है भाई? आदित्य और वैष्णवी। हाँ आदित्य आप बोलिए। Sir, is there any difference between assess and assessment? तो दैट इज और वन both? थिंग। एसेस और असेसमेंट तो वो हो गया ना, उसका मतलब कि फॉर्म चेंज हो गई बस, ठीक है, दैट्स इट। एसेस करना, Sir, हाँ जी Sir, you just mentioned that we have to write pros and cons in essays, and while answering the discussed question, we have to write policies and this and everything in the question demand of the question. Sir, can we write a, a single heading before writing pros and cons in the essays question? नहीं, एसेस क्वेश्चन में आप देखिए, जैसे अच्छा उसकी एक पॉलिसी का वो लिखेंगे, है ना, और फिर उसको आप Yes, प्रोज sir. एंड कॉन्स लिखेंगे, पॉलिसी का एक पॉइंट लिखेंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स लिखेंगे, राइट। Yes, sir. देखिए ये चीज ना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है, आंसर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। Okay, पॉलिसी sir. का एक पॉइंट लिखेंगे, उसका प्रोज एंड कॉन्स लिखेंगे, ठीक है, तो क्योंकि मेन इंफेसिस हमारा प्रोज एंड कॉन्स पे देना है ना। Yes, तो sir. पॉलिसी का एक पॉइंट लिखने में पॉलिसी एज अ होल का असेसमेंट दो, तो उसमें क्या थोड़ा इजीली आप उसको कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। जबकि हम डिस्कस की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो पॉलिसी पे इंफेसिस करना है, प्रोज एंड कॉन्स आप नहीं भी लिखोगे फॉर एग्जांपल तो भी चलेगा, वहां पे मेजर पार्ट इज पॉलिसी, यहाँ पे मेजर पार्ट इज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। Okay. Okay, sir. ओके, सोनाली ने पूछा कंक्लूजन इन एसेस, कंक्लूजन दोनों में ही आप वे फॉरवर्ड दे सकते हो, ठीक है, बोथ द थिंग्स आप कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड दे सकते हो, बल्कि एसेस में तो आपको वे फॉरवर्ड देना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप उसमें कुछ ना कुछ कॉन्स लिख रहे हो, कुछ ना कुछ कमियां लिख रहे हो। जबकि डिस्कस में क्या है, आप मतलब कि ये भी कह सकते हो कि मतलब इट इज अ यू नो वेल डिजायर्ड वेल डिजाइंड स्टेप एंड द रिजल्ट्स आर स्टिल टू बी आउट, बट वी आर होपफुल, या फिर द गवर्नमेंट इज होपफुल, कंट्री एज अ होल इज होपफुल दैट इट विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स, ठीक है। इस टाइप से आप उसको डिस्कस वाले में कर सकते हो, जबकि एसएस में तो वे फॉरवर्ड देके अगर करोगे तो इट विल बी फाइन। हाँ जी वैष्णवी। तो मुझे कुछ नहीं पूछना, वो मैंने लोअर हैंड नहीं कर पाया था, इसलिए वो रेज हैंड रह गया था। कोई बात नहीं सर, ठीक, ओके ओके, ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। एग्जामिन एंड क्रिटिकली एग्जामिन, ठीक है। एग्जामिन और क्रिटिकली एग्जामिन में मेन डिफरेंस क्या होता है, जहां भी वर्ड आ जाए क्रिटिकली, ठीक है, तो वहां पे आपने एक स्टैंड लेना होता है, ठीक है। एग्जामिनर वांट्स कि आप एक वर्डिक्ट दो, जैसे हमने बात की एसएस में आप वर्डिक्ट नहीं दोगे, क्रिटिकली एग्जामिन में आपको वर्डिक्ट देना जरूरी है, ठीक है। वर्डिक्ट देने का मतलब ऐसे नहीं लिखना वर्डिक्ट में कि नहीं डब्ल्यूएचओ तो बिल्कुल ही खराब है या बहुत ही अच्छा है, बट इंक्लिनेशन शुड बी देयर इन योर आंसर। हाँ, जैसे अभी क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ डब्ल्यूएचओ एज एन इंटरनेशनल बॉडी इन द टाइम्स ऑफ पेंडेमिक, कोविड का क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने क्या है यहाँ पे क्या करना है, अगेन लिखने तो वही है, डब्ल्यूएचओ ने ऐसा किया, अच्छी बात थी, लेकिन डब्ल्यूएचओ इसमें ऐसा कर सकता था, ठीक है, या फिर डब्ल्यूएचओ ने ऐसा किया, थोड़ी सी गलत बात थी डब्ल्यूएचओ की, बट इट्स फाइन, ठीक है, और यू कैन कंक्लूड विद वे फॉरवर्ड। बट जब बात आती है क्रिटिकली एग्जामिन, तो डब्ल्यूएचओ के रोल को एज अ इंटरनेशनल बॉडी हमने क्रिटिकली एग्जामिन करना है, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा कि आप लोगों को एक वर्डिक्ट देना पड़ेगा, अपना एक स्टैंड देना पड़ेगा कि डब्ल्यूएचओ की जो अभी की पॉलिसीज हैं वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। इन दैट केस अगर तो आप बोलते हो कि ठीक है, देन गुड इनफ, ठीक है,
तो आप उसको कंक्लूड इस वे में करोगे, हाँ WHO अपार्ट फ्रॉम सम फ्लॉज, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां तो आप उसमें दिखाओगे, अपार्ट फ्रॉम सम फ्लॉज WHO इज वर्किंग फाइन, ठीक है, these flaws may be overcome for better functioning and better coordination at international level. हो गया। लेकिन अगर आप ये लिखते हो कि WHO अच्छा नहीं वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे जो आपको वे फॉरवर्ड है वो ऐसा देना पड़ेगा जो कि WHO के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे बात कर सकते हो, ठीक है, समझ रहे? तो यहाँ पे अगर आप एग्जामिन कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं करना, अपने कुछ प्रोस बताने, कुछ कॉन्स बताने और वे फॉरवर्ड से आंसर को कंप्लीट कर देना। यहाँ पे जो क्रिटिकली एग्जामिन करोगे तो आपको एक स्टैंड लेना है कि हाँ WHO अच्छा काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल अच्छा काम अगर नहीं कर रहा है तो WHO को किस चीज की जरूरत है? ओवरऑल। ओवरऑल समझते हैं ना, मेजर चेंज की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो फिर कंक्लूड करना है वो फिर मेजर चेंजेस से मेजर सजेशंस, ठीक है। ऐसे नहीं कंक्लूड कर सकते कि हाँ पैसे बढ़ा दो, इसका ये कर दो, जैसे यहाँ पे हम एग्जामिन में हम कंक्लूड करेंगे ना, सिंपल वे फॉरवर्ड्स में हम कैसे कंक्लूड करते हैं, बिट मतलब कि लीनियंट से होते हैं आंसर्स, सजेशंस जो होते हैं थोड़े लीनियंट होते हैं, जबकि यहाँ पे थोड़े स्पेसिफिक सजेशंस की जरूरत है, थोड़े से हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग वर्डेड सॉल्यूशंस की जरूरत है। जब हम बात करें कि WHO नहीं भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, हमारा वर्डिक्ट है, तो हमारे पास कुछ अच्छे सजेशंस होने चाहिए, मे बी WHO एज अ बॉडी नहीं हैज फेल्ड द वर्ल्ड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पेंडेमिक, सो फॉलोइंग चेंजेस कैन बी देयर, और उसमें आपको एक स्पेसिफिक चेंजेस बताने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, इसकी फंडिंग के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ये नहीं कि पैसे एक्स्ट्रा दे दो, बट इसके फंडिंग पैटर्न पे चेंज करने की जरूरत है। इसमें जो कंट्रीज है, जो छोटी कंट्रीज है, जो ज्यादा अफेक्ट होती हैं पेंडेमिक्स वगैरह से, उनको ज्यादा रोल देने की जरूरत है। दीज टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन कमेंट, ठीक है। मूविंग ऑन, इवैल्यूएट एंड जस्टिफाई, ठीक है। इवैल्यूएशन फिर से वही असेसमेंट होती है, ठीक है, जैसे आप असेसमेंट करते हैं वैसे ही इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका इंक्लिनेशन शो कर सकते हो, ठीक है। जब आप असेस करते हो तो मैंने बोला आपको इंक्लिनेशन शो नहीं करना, ठीक है, जबकि आप जब इवैल्यूएट करोगे तो यहाँ पे क्या फिर से अपना थोड़ा सा इंक्लिनेशन शो कर सकते हो टुवर्ड्स यस या नो, ठीक है। इवैल्यूएट द करंट फ्रेमवर्क फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया, तो आप अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करोगे, ठीक है, तो आप इसको इवैल्यूएट करोगे, हाँ इसमें ये अच्छी चीजें हैं, 4% प्लस माइनस 2% है, ठीक है, अब इसमें ये कमियां हैं, ठीक है, तो आप फिर अपना एक छोटा सा टिल्ट बता सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, आप ये वर्ड यूज नहीं करोगे अकॉर्डिंग टू मी, बट आप जो सोचते हो उसको आप लिखोगे वहां पे, यस इट इज वर्किंग फाइन, या फिर नो देयर आर सम चेंजेस रिक्वायर्ड, ठीक है। दोनों ही केस में आप वे फॉरवर्ड जरूर करोगे। इवैल्यूएट करते वक्त आप क्या कर सकते हो, इंक्लिनेशन कैसे शो कर सकते हो, ज्यादा प्रोस लिखो कम कॉन्स लिखो, अपने आप इंक्लिनेशन शो हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा कॉन्स लिखो कम प्रोस लिखो, अपने आप इंक्लिनेशन शो हो जाएगा। तो आपको अलग से वर्डिक्ट देने की जरूरत नहीं, जैसे हमने क्रिटिकल उसमें बात की थी, तो आपको अलग से वर्डिक्ट देने की जरूरत नहीं है इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट है जस्टिफाई, जस्टिफाई द नीड ऑफ अ न्यू नीड फॉर अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया, ठीक है। जस्टिफाई द नीड, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने जस्टिफाई करना है तो स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपने जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट है, इसकी एक तरह से मतलब इसको क्रिटिसाइज करना है, इस पॉलिसी की कमियों को दिखाना है, क्योंकि कब नई चीज बनाएंगे जब एग्जिस्टिंग चीजें अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, राइट। एग्जिस्टिंग चीज बहुत अच्छे से काम कर रही है तो नई चीज की जरूरत क्या है, घर पे आप फ्रिज भी नया तभी लेते हो ना जब चलता हुआ है फ्रिज मतलब खराब हो जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है ना। अब आप डैडी को जाके बोलोगे डैडी मेरे को तो नया फ्रिज लेना है या नया मोबाइल लेना है, डैडी पूछेंगे क्या कमी है भाई, है ना। तो जस्टिफाई करना पड़ता है कि नहीं पापा मेरे को बड़ी एप्स डाउनलोड करनी है, उसमें चेंज हो गए हैं, कुछ एप्स नहीं मिल रही है, बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है, स्क्रीन खराब हो गई है, व्हाटएवर, ठीक है। सिमिलरली जो एग्जिस्टिंग जो भी चीज है उसमें आपको कमियां दिखा के ही आप जस्टिफाई कर सकते हो कि आपको नई चीज की जरूरत है, ठीक है। तो अभी ये सेशन अभी खत्म कर रहा हूं मैं, और दूसरा अभी ज्वाइन कर लेना, रीस्टार्ट करता हूं मैं आदित्य नेक्स्ट उसमें, ठीक है। ओके थैंक यू, प्लीज ज्वाइन कर लेना दोबारा भाई,
Okay.